So guys, today we are going to start with the next chapter, that is banking. अब बैंकिंग आप लोग को पता है कि बैंकिंग, बैंक में पैसा जमा कराना, बैंक से पैसा निकालना, ये हम करते क्यों हैं, बैंक की ज़रूरत क्या है हमारे को, थोड़ा सा इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे कि बैंक की रिक्वायरमेंट क्या है। पहले पढ़ते हैं कि बैंक होते हैं कितने तरह के हैं। बेसिकली अगर उसको मोटा मोटा देखा जाए तो दो तरह के बैंक होते हैं। एक होता है कमर्शियल बैंक, ये आपको मैं ज़रा से इंट्रो दूंगा तब मेन टॉपिक पे आएंगे। अगर इंट्रो नहीं आएगी लोगों को तो मेन टॉपिक भी समझ नहीं आएगा। कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे हमारी गली मोहल्ले में, जेल रोड पे और हर जगह पे जगह जगह बैंक्स खुले हुए हैं। हर तरह के बैंक इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर दो तरह के बैंक्स आते हैं बेसिकली, प्राइवेट बैंक एंड पब्लिक बैंक। एक कोऑपरेटिव बैंक भी आते हैं। और इसमें मल्टीनेशनल बैंक भी आते हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स। तो ये बेसिकली कमर्शियल बैंक्स होते हैं। जैसे कि प्राइवेट बैंक आप समझ सकते हो, जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं प्राइवेट लोगों के अंडर होते हैं, HDFC बैंक, यस बैंक एक्सेट्रा, ये प्राइवेट बैंक्स होते हैं। पब्लिक बैंक्स होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, प्राइवेट लोगों के अंडर नहीं आते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो सेंट्रल बैंक है ये वाला सेंट्रल बैंक नहीं है, इसका मतलब अलग है, ये एक बैंक का नाम है। पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इस तरह से ये बहुत सारे बैंक हैं जो स्टेट मतलब पब्लिक बैंक कहते हैं, इसको गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट बैंक कह सकते हैं इसको। फिर कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलाती हैं। बहुत सारे लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है कि हम आपस में मिलकर पैसा इकट्ठा करेंगे और जिसको जरूरत है, मतलब कि बहुत सारे बंदे मिलते हैं, अपना अपना पैसा लगाते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसको जरूरत होती है उसको वो लेंड करते हैं। तो बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक के अंदर बहुत सारे बैंक आते हैं, उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि चैप्टर में सिलेबस में अभी नहीं है। मल्टीनेशनल बैंक भी सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन आपको नाम बता देता हूँ। ICICI बैंक मल्टीनेशनल बैंक है, और आपका IDBI। इस तरह से जो बाहर के देशों के जो फॉरेन बैंक्स होते हैं, स्विस बैंक हो गया मल्टीनेशनल बैंक। तो जो ऐसे बैंक हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड जिसकी ब्रांचेस हैं वो मल्टीनेशनल बैंक आते हैं। तो ये कमर्शियल बैंक होते हैं, जो छोटे बैंक्स होते हैं, जो सारे बैंक जिनके अंदर हम लोग अपना पैसा जमा कराते हैं। हम डे टू डे बैंकिंग, बिजनेस की बैंकिंग, सेविंग्स की बैंकिंग इन बैंक में से करते हैं। हमारी मर्जी, हम इसमें खाता खुलाएं, इसमें खुलाएं, इसमें खुलाएं, इसमें खुलाएं, हमें कोई रोक नहीं है। अब जो सेंट्रल बैंक होता है ना, ये एक ऐसा बैंक है जो सारे बैंकों को चलाता है। जितने भी पूरे देश में हमारे बैंक होंगे सबको एक बैंक चलाता है। हमारा बिजनेस बैंक चलाता है और बैंकों का बिजनेस सेंट्रल बैंक चलाता है। तो हमारे देश में ऐसा कौन सा बैंक है जो सारे देशों, सारे बैंक्स को चलाता है और सारे वर्ल्ड, सारे कंट्री की इकोनॉमी को चलाता है? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक है जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो बैंक है जो नोट छापता है, जो करेंसी नोट्स छापता है जब भी कमी पड़ती है मार्केट में। इन बैंकों के कारमदार कारोबार सब संभालता है। इन बैंकों को कोई प्रॉब्लम होगी तो किसके पास जाएंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका जितना भी पैसा जमा होता है वो सारा डे टू डेली बेस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाके जमा होता है। ठीक है, ये अपने पास नहीं रखते पैसे, अपने पास थोड़ा सा कैश अमाउंट रखेंगे, बाकी डेली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पहुंचाया जाता है। आपको पता होगा जगह जगह ATM है, तो ATM के अंदर जो करेंसी नोट्स डाले जाते हैं वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बंदे डालते हैं, इन बैंकों के बंदे नहीं डालते। हाँ, इन बैंकों की तरफ से डालते हैं, मतलब स्टेट बैंक का ATM है वो स्टेट बैंक के खाते में डाल दिए, लेकिन डालेंगे ये लोग। ठीक है, तो ये बेसिकली बैंकर्स बैंक आ जाता है। तो चैप्टर के सेकंड पार्ट, मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी परसों की, उसमें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता क्या है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है, फीचर्स क्या है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के लिए क्या करता है, इकोनॉमी के लिए क्या करता है, और बैंक्स के लिए क्या करता है, और लोगों के लिए क्या करता है। तो सब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमर्शियल बैंक, लेकिन कमर्शियल बैंक का जो फंक्शंस एंड फीचर्स हैं वो हमारे सिलेबस में कट चुके हैं। इस साल जो न्यू सिलेबस आया उसमें नहीं है, तो हम उसके फीचर्स एंड फंक्शंस नहीं करेंगे। सिर्फ ये पता लगाएंगे कि कमर्शियल बैंक पैसे कैसे कमाता है, हाउ इज द मनी क्रिएटेड, हाउ इज द इनकम क्रिएटेड जनरेटेड बाय कमर्शियल बैंक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके आसपास रहेगा कि ये पैसा कैसे
जनरेट करता है या क्रिएट करता है। तो इसको नोट करना कर लो, नहीं करना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली समझाने का पर्पस था दोनों का कि बैंक के फ़र्क क्या होता है। अब कमर्शियल बैंक जो है अपना काम कैसे चलाता है। कमर्शियल बैंक को आप बैंक मत समझो, एज अ बिजनेस समझो। तो हर बिजनेस क्या करता है, एक चीज़ परचेज करता है, उसके अंदर प्रॉफिट रखता है, उसको सेल करता है। परचेज प्लस प्रॉफिट, उसको सेल करता है तो प्रॉफिट वो कमाता है। तो ऐसे ही बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक क्या करता है कि उसका मनी क्रिएट होता है, उसका इनकम क्रिएट होती है, उसकी इनकम जनरेट होती है, क्योंकि उसने भी अपने लोगों को सैलरीज देनी है, अपने डे टू डे खर्चे चलाने हैं। तो बैंक का काम सिर्फ इतना है कि हम लोगों की सेविंग्स रखे, नहीं जी। बैंक क्या करता है, पहले इसको समझेंगे कि बैंक पैसा कैसे बनाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। आज की पूरी क्लास इसके आसपास ही रहेगी। अगर ये समझ आएगा तो अगला टॉपिक समझ आएगा। आप में से कई बच्चे होंगे जिनको बैंकिंग के बारे में पता है, जो अपने फादर्स के साथ थोड़ा सा बिजनेस का काम देखते हैं, या फिर बैंक जाते हैं, चेक जमा करा दिया या कैश विड्रॉल करा दिया। और कई बच्चे के मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनको बैंक के बारे में ज़ीरो नॉलेज है या गलत नॉलेज है। हम सोचते हैं कि बैंक में क्या होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो 12th के बाद आप लोग कॉलेज वगैरह में जाओगे तो आपको बैंक से पाला पड़ेगा, आपको बैंक वगैरह जाना पड़ेगा। तो इसलिए इस चैप्टर में 12th में सिखाया जाता है इसके बारे में। तो मनी कैसे क्रिएट होता है, मान लो एक बैंक है, बैंक के दो फंक्शंस, वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हम दो फंक्शन मेन पढ़ेंगे जो मनी क्रिएशन के लिए ज़रूरी है, बाकी फंक्शन सिलेबस में कट गए हैं। तो एक फंक्शन तो इसका ये है कि हम लोग, जैसे मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, आप लोग के फादर्स बिजनेस कर रहे हैं, मदर्स जॉब कर रही हैं, तो हम लोग की जो सैलरीज हैं या हम लोग का जो पैसा है, जो हमारी सेविंग्स होती हैं, तो हमारी सेविंग्स कहाँ जाएंगी, हम चाहेंगे या तो उसको घर में सेव करके रख लें, लेकिन घर में चोरी होने का डर रहता है कि अभी कोई चोरी ना हो जाए। और कई बार पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, या कहीं से इकट्ठा पैसा आ गया, मान लो कि प्रॉपर्टी बेची, गाड़ी बेची, कोई फर्नीचर बेचा, कोई मशीनरी बेची, इकट्ठा पैसा आ गया, उस पैसे की अभी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। तो बैंक अकाउंट हमने खोला होगा तो हम बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। तो बेसिकली दो तरह के बैंक अकाउंट होते हैं, एक सेविंग्स अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ये सिर्फ नॉलेज है आपको, ताकि आपको मनी क्रिएशन समझ आ जाए। सेविंग अकाउंट में हम अपना सेविंग्स को रखते हैं, ये इंडिविजुअल्स का होता है, लोगों का। अगर मेरे नाम पे खुला है तो वो सेविंग अकाउंट होगा, मैंने अपनी सेविंग्स जमा करने के लिए खोला है तो ये इंडिविजुअल का अकाउंट हो गया। ये बिजनेस का होता है, कंपनीज का, कॉर्पोरेट्स का, बिजनेस एंटरप्राइजेस। अगर अब मान लो मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, एबीसी कंपनी, तो मेरे पास दो अकाउंट होंगे ही होंगे, सेविंग भी होगा और ये भी होगा। मैं अपनी पर्सनल जो प्रॉफिट है, जो मेरी पर्सनल इनकम है, जो मेरी पर्सनल सेविंग है, वो मैं सेविंग में जमा कराऊंगा। लेकिन मेरे जो बिजनेस का पैसा है, मान लो मैं एक शॉप चलाता हूँ, कुछ भी ले लो आप, टेबल्स की ले लो, फर्नीचर की ले लो आप, तो अगर मैं टेबल्स की शॉप या फर्नीचर की शॉप चलाता हूँ, तो मेरे जो फर्नीचर बेच के जो पैसा आता है वो मैं कहाँ जमा कराऊंगा, करंट अकाउंट में जमा कराऊंगा। फिर उससे मेरे को मान लो रॉ मटेरियल खरीदना है, फर्नीचर बेचा मैंने, कुर्सी बेची, मैं क्या खरीदूंगा, रॉ मटेरियल खरीदूंगा, मतलब लकड़ी खरीदनी है, जैसे फेविकॉल खरीदनी है, और भी सारे खर्चे होंगे, सैलरीज बांटनी है। मान लो जहां जहां मेरे को पैसों की जरूरत है, मैं क्या करूंगा, उस करंट अकाउंट में से इन लोग को चेक देता रहूंगा। पहले क्या किया मैंने, कुर्सियां बेची, मेरे पास क्या आया, पैसा आया, उस पैसे को मैंने क्या कर दिया, करंट अकाउंट में जमा कर दिया। ये रूल है, गवर्नमेंट का रूल है कि आपका जो भी पैसा आता है आपको करंट अकाउंट में डालना ही डालना है। और ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसका करंट अकाउंट नहीं होगा। अगर आप बिना करंट अकाउंट के बिजनेस करते हैं तो अलाउड तो नहीं है, लेकिन हम लोग करते हैं। तो बिना करंट अकाउंट खोले अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो उस बिजनेस को बोला जाता है ब्लैक मनी। उस बिजनेस के पैसे को क्या बोला जाता है, ब्लैक मनी। गवर्नमेंट की नजरों में आप चोरी कर रहे हैं क्योंकि आप टैक्स नहीं दे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट को आप दिखा नहीं रहे कि आपको कितना पैसा आता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास जो भी पैसा आता है, आपकी जो भी कमाई है, हमको दिखाओ। तो गवर्नमेंट को हम कैसे दिखा सकते हैं, जब हम उसको बैंक में जमा कराएंगे। तो वर्ल्ड में या इंडिया में कहीं भी जो भी बिजनेस होता है वो करंट अकाउंट के माध्यम से होता है। और करंट अकाउंट कहाँ पे होता है, बैंक में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगी, लेना और देना, मतलब पैसा लेना और पैसा देना, वो बैंकिंग के थ्रू होना चाहिए। गवर्नमेंट ये कहती है। वो अलग बात है कि हम लोग नहीं करते, क्योंकि हम गवर्नमेंट को अपना कैश या अपनी इनकम नहीं दिखाना चाहते। क्यों नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा हम गवर्नमेंट को दिखाएंगे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांगती है। फिर इनकम टैक्स
और अपने बिजनेस का जो GST वगैरह होती है उस हिसाब से आपको देनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट की नज़रों से छुपने के लिए हम करंट अकाउंट में पैसा कई बार नहीं जमा कराते, तो हम उस साइड ना जाके सिर्फ इस टॉपिक पे रहेंगे। मान लो मैंने कुर्सियाँ बेची, मेरे पास कैश आया, गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है कि आपको जमा कराना ही पड़ेगा। इस बारे में अपने फादर्स वगैरह से पूछ सकते हैं कि भी करंट अकाउंट क्या होता है, तो आपको ज़्यादा उस मेरे वीडियो में तो मैं कम समझाऊंगा, डिटेल में समझा देंगे। तो जो पैसा मैंने कुर्सियाँ बेच के आया पहले कहाँ जाएगा, वो करंट अकाउंट में, मेरे करंट अकाउंट में जमा कर दिया मैंने। करंट अकाउंट मेरी कंपनी के नाम से खुलता है, फॉर एग्जांपल ABC कंपनी, ठीक है। तो मेरा पैसा इस अकाउंट में जमा हो चुका है। अब मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, लोगों को सैलरी दूंगा, बिजली का बिल भरूंगा, कुछ भी खर्चा करूंगा, तो ये सारे खर्चे मैं कैश में नहीं करूंगा। इन लोग को, वुड वाले बंदे को मैं अपना अकाउंट का, ABC अकाउंट का चेक दे दूंगा। चेक आप लोग को पता है, अपने अकाउंट्स में देखा हुआ है, वो चेक दे दूंगा कोई डेट डाल के। मान लो परसों की डेट डाल के उसको मैंने चेक दे दिया, परसों की डेट डाली तो परसों वो मेरे बैंक में जाएगा, मेरे करंट अकाउंट में से वो पैसा निकाल लेगा, तो उसके वो पैसा आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरे पास पैसा आया, मेरे को किसी और को पैसा देना है, तो मेरे पास जो पैसा आया और वही पैसा मैं घूम के यहाँ पे किसी और बंदे को दे रहा हूँ। मैंने किसी को चीज़ बेची, मेरे को उसने पैसा दिया, मैंने रॉ मटेरियल वाले को पैसा देना है, तो ये पैसा मेरे पास से यहाँ पे जाने से पहले बीच में कहाँ पे आ रहा है, बैंक में होके जा रहा है। तो बेसिक ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है मनी क्रिएशन समझने के लिए, कि जितना भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होती हैं तो उसमें क्या होता है कि बैंक इन्वॉल्व होता है। तो ये पैसा डायरेक्टली ऐसे होके नहीं जाएगा कि यहाँ से चला गया, ये पहले बैंक में जाएगा, बैंक से फिर इधर जाएगा। तो फिर दोबारा से मान लो इस बंदे ने, मैंने इसको वुड के पैसे दिए, मैंने कुर्सियाँ बेची, बैंक में पैसा जमा कराया, और बंदे को जिससे वुड खरीदा था उसको मैंने चेक दे दिया, वो मेरे बैंक से पैसा निकाल के मेरे बैंक से पैसा वुड वाले बंदे के पास चला गया। अब वुड वाले बंदे ने भी तो आगे से कहीं से पेड़ वगैरह के वुड या लकड़ी, कच्ची लकड़ी खरीदी होगी, तो उसने भी पैसा देना होगा, तो ये वाला पैसा वो भी कहाँ जमा कराएगा, पहले जो उसने मेरे से पैसा लिया, मेरे बैंक से निकाला, वो सबसे पहले जाके अपने बैंक में जमा कराएगा, अपने बैंक में जमा कराएगा, और जिसको देना होगा उसको भी चेक काट के देगा, तो वो भी बंदा उसके बैंक से निकालेगा, फिर अपने बैंक में जमा कराएगा। हर एक बंदे का अपना अपना बैंक है, फिर वो उसने आगे किसी को पेमेंट करनी होगी तो वो वहां से पेमेंट करेगा बैंक से, और जिसको पेमेंट करनी होगी वो भी बैंक में जमा कराएगा। तो मतलब कि जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन लेन देन की होती है उसमें बैंक बीच में आता ही आता है। तो इन शॉर्ट, अब इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग करते क्या है कि मान लो कि मेरा पैसा आया कैश, तो मैं उसको बैंक में जमा कराऊंगा और दूसरे बंदों को चेक काट के दे दूंगा। तो वो बंदा क्या कर सकता है, उस चेक के बदले या वही वाला चेक आगे किसी और को दे सकता है, या वही उस चेक के बदले अपना चेक दे सकता है। मतलब कि वो, या इसको छोड़ा, इसको मत ही समझो आप, क्योंकि जब बिजनेस करोगे तब समझ आ जाएगी। फिलहाल ये समझो पैसा आया, पहले बैंक में जमा होगा, फिर दूसरे बंदे को दिया जाएगा, फिर वो बंदा भी अपने बैंक में जमा कराएगा, वो तीसरे बंदे को देगा, वो बंदा भी अपने बैंक में जमा कराएगा, वो अगले को जमा देगा, चेक काट के देगा। तो ऐसे हर ट्रांजैक्शन, हर पैसा बैंक से होके जा रहा है, गवर्नमेंट की नज़रों में होके जा रहा है। तो ये तो हुआ करंट अकाउंट का मामला। सेविंग अकाउंट में मेरी मर्जी है, मैं 10 रुपये जमा कराऊँ, 10 लाख रुपए जमा कराऊँ, गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली, वो आपकी कमाई है, आपकी सेविंग्स है, आप जब मर्जी चाहे इसको डाल सकते हो और जब मर्जी चाहे इसको निकाल सकते हो। तो इसमें भी यही है कि जब मर्जी चाहे डाल सकते हो, जितना मर्जी डाल सकते हो, और जितना किसी को देना है तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये तो हो गए दो तरह के अकाउंट। अब ये जो हमने समझा, ये हमने क्यों समझा कि हमने फंक्शन समझना है कि मनी क्रिएशन कैसे होती है। तो मनी क्रिएशन के लिए बैंक दो काम करता है। मान लो मेरी सेविंग्स बैंक डिपॉजिट करता है, तो बैंक पहला काम क्या करता है, डिपॉजिट मनी। अब आप लोग पूछोगे सर बैंक ने मेरा पैसा, मान लो मैंने 10 लाख रुपए दिया बैंक को, मेरा पैसा डिपॉजिट हो गया, चाहे सेविंग में जमा किया चाहे करंट में किया, वो मैटर नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि बैंक बिजनेस में क्यों आता है। तो डिपॉजिट मनी किया बैंक ने 10 लाख रुपए, जब मेरा मन करेगा मैं 10 लाख निकाल सकता हूँ। मैं 4 दिन बाद 5 दिन बाद गया, मैंने वापस निकाल लिया 10 लाख, बैंक ने मेरे को 10 लाख दे दिया, तो मेरे अकाउंट में इस टाइम क्या पड़ा है, 0, ठीक है। तो ये तो हर बंदा कर सकता है। तो इसमें बैंक ने पैसा कैसे कमा लिया, बैंक को भी तो कुछ होना चाहिए ना कि बैंक पैसा कैसे कमाएगा। तो बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक रेशियो दिया होता है, एक रेशियो दिया होता है जिसको हम लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो कहते हैं या लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं, LRR। लीगल रिजर्व रेशियो होता है कि बैंक के पास जितना भी पैसा आता है ना, वो क्या करता है, अपने पास उसका कुछ परसेंटेज रखता है, बाकी क्या कर देता है, लोन दे देता है। मान लो कि बैंक के पास पैसा आया 50 लाख रुपया, ठीक है, 50 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ बैंक के पास। तो ये 50 लाख रुपए सारा अपने पास नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा,
एक एजम्पशन होती है, बैंक ये अनुमान लगाता है यार कि मैंने अगर 5 लाख रुपए जमा कराया है तो ये क्या ज़रूरी है कि मैं 5 लाख सारा ही निकाल लूँगा? कोई ज़रूरी नहीं है। तो बैंक ने एक आइडिया लगाया कि जितने भी लोग पूरे दिन में डिपॉजिट करते हैं, सिर्फ उसके कुछ छोटे से परसेंटेज, मान लो 10% या 20% लोग ही पैसा विड्रॉ करते हैं, बैंक से निकालते हैं। और ये सच्चाई है कि जितने लोग पैसा जमा करते हैं उतने लोग निकालते नहीं है। तो 50 लाख रुपए लोगों ने जमा कराया, तो वो कह रहा है कि 1 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर, 1 महीना लेके चलो, 1 महीने के अंदर 50 लाख सिर्फ 10% या 20% ही अपना लोग निकालेंगे, बाकी तो बैंक में पड़ा रहेगा। तो बैंक क्या करता है, इसका सिर्फ 20% है ना, वो अपने पास रिजर्व रख लेगा। 50 लाख रुपए जमा हुआ, 50 लाख का 20% अपने पास रिजर्व रख लेगा। तो 50 लाख का 20% निकाल लेते हैं, तो वो मतलब ये हुआ कि 10 लाख रुपए अपने पास रिजर्व लगेगा। क्यों लगेगा? कि बाई चांस कोई बंदा विड्रॉ करने के लिए आ गया तो हम उसको कैश दे देंगे। बाकी का जो बचा 40 लाख रुपए है, वो क्या करता है, बाकी का जो बचा 40 लाख रुपए है, 10 लाख तो यहाँ पे रिजर्व कर दिए, बाकी का जो बचा 40 लाख रुपए है वो क्या कर देता है, सेकेंड फंक्शन है उसका एडवांस लोन्स, वो लोगों को क्या देता है, लोन देता है। तो यहाँ पे जो है लोन देना, ये मेन फंक्शन ऑफ बैंक है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम जो जनरेट होती है वो यहाँ से जनरेट होती है, यहाँ से नहीं होती। कैसे? मान लो मैंने डिपॉजिट कितना हुआ, 50 लाख रुपए, मैं अपना बैंक में कुछ डिपॉजिट करता हूँ तो बैंक मेरे को बदले में इंटरेस्ट देता है, उसके बदले ना ईयरली इंटरेस्ट देता है। मान लो सेविंग अकाउंट पे देता है 3%, और करंट अकाउंट पे देता नहीं, उल्टा लेता है, क्योंकि करंट अकाउंट हमने बिजनेस के लिए यूज करना होता है। सेविंग में अगर 50 लाख की मैंने एक साल के लिए, मैंने नहीं, बहुत सारे बंदों ने इकट्ठे मिलकर 50 लाख, बहुत सारे अकाउंट में 50 लाख रुपए बैंक के पास पहुंच गया, तो बैंक क्या करेगा, 3% मेरे को इंटरेस्ट देगा उसके बदले, 3% मेरे को इंटरेस्ट देगा, मेरे को देगा 3%, कितने पे, 50 लाख पे, ठीक है। अब 10 लाख तो उसने अपने पास रख लिया 50 में से, बाकी बचा 40 लाख उसने लोन दे दिए। लोन किसको देगा, किसी बिजनेसमैन को देगा, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को देगा जिसने आगे अपनी कंपनी खोलनी हो, अपनी फैक्ट्री खोलनी हो, गाड़ी खरीदनी हो, घर खरीदना हो, ऐसे बंदों को लोन देगा। जिसने कुछ परचेज करना होता है वही लोन वही बंदा लेगा जिसने कुछ खरीदना होता है। तो जब ये बंदा 40 लाख रुपए के लोन लेंगे, लोग बहुत सारे लोग लेंगे, इनसे ये इंटरेस्ट लेगा। मैंने अपना पैसा बैंक को दिया तो बैंक बदले में इंटरेस्ट देता है 3%, और 40 लाख उसने लोगों में बांटा तो उनसे इंटरेस्ट लेगा, मेरे को इंटरेस्ट देगा, उनसे इंटरेस्ट लेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, ये किसी से लेता है, होम लोन लेता है तो 9% ले लेता है, व्हीकल का लेता है तो घर का लेता है तो मतलब जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है घर गिरवी रख के, तो ये 13% ले लेता है, किसी से 16%, गाड़ी ऑटोमोबाइल का अलग अलग रेट पे। तो ये बैंक की कमाई है कि 3% वो देता है और 9%, 13%, 16% लेता है। तो ये उसके पास पैसा आया, ये उसने पैसा दिया, बीच का जो गैप है, इसमें 6% का गैप है, 13 में से 10% का गैप है, 16 में से 3 गए, 13% का, ये बैंक का प्रॉफिट है। तो बेसिकली मनी जो पैसा बैंक जमा कर क्रिएट करता है वो यहाँ से क्रिएट करता है। लोन देता है महंगे रेट पे, मतलब पैसा देता है लोन के तौर पे महंगे रेट पे, और पैसा जो लेता है डिपॉजिट करता है वो सस्ते रेट पे करता है। तो बैंक की मेन कमाई यहाँ पे होती है। तो हमने मनी क्रिएशन तो समझ लिया कि मनी क्रिएट कैसे होता है। अब हम समझेंगे मनी मल्टीप्लाई कैसे होता है। कि बैंक के पास तो हमने देखा कि 50 लाख रुपए आया, जिसमें से 10 लाख उसने डिपॉजिट कर रिजर्व रख लिया अपने पास, और 40 लाख तो उसने बांट दिया लोन के तौर पे। अब मान लो खुदा ना खास्ता मैं एक अकाउंट होल्डर या 3-4 अकाउंट होल्डर इकट्ठे आ गए जिन्होंने 50 लाख जमा कराया था, उसमें से उनकी डिमांड होगी, वो मांगते हैं कि हमको 25 लाख रुपए चाहिए, लेकिन बैंक के पास तो 10 लाख ही पड़ा, 40 लाख लोन ने बांट दिया, तो क्या बैंक इनसे लोन के पैसे वापस मांगने जाएगा? जी नहीं। तो बैंक ये 10 लाख को 25 लाख कैसे बनाता है, हमको ये सीखना है मनी मल्टीप्लायर में, कि 10 लाख का 25 लाख कैसे बैंक बना पाता है। क्योंकि एकदम से बैंक ने एजम्पशन की थी ना कि ये इतने से बंदे ही पैसे मांगने आएंगे, क्या मुझे ज़्यादा आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है, तो किसी को जरूरत पड़ेगी तो मांगने आ गया, तो बैंक के पास 10 लाख ही पड़ा 50 में, तो बैंक अपने मनी को कैसे मल्टीप्लाई करता है उसको पढ़ते हैं। तो पहले हमको 2 एजम्पशंस बताई गई हैं, मनी मल्टीप्लायर सिखा रहा हूं मैं आपको।
दो एजम्पशंस हमको सबसे पहले रखनी है कि ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। हम इसमें जो भी पढ़ने वाले हैं उसमें ये सोचेंगे कि हम सीधा एक नाम लिखेंगे बैंक, मतलब वो सारे बैंक्स इकट्ठे मिला के, मतलब पूरी बैंक की इकोनॉमी होगी, पूरी बैंक की इंडस्ट्री होगी, सारे बैंक्स की जगह बैंक लिख देंगे हम। तो वो एक बैंक मत समझना, कुछ भी सारे बैंकों को इकट्ठे समझना कि पूरे बैंकों में पैसे, क्योंकि देखो सारे बैंकों का पैसा किसके पास जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सारे बैंकों में बांटा जाता है। तो बेसिकली सारे बैंक किससे कनेक्टेड है, सिर्फ एक बैंक से, और सारा पैसा इकट्ठा का है यहाँ पे। तो हम सारे बैंक्स को एक बैंक मान लेते हैं। और सेकंड जो एजम्पशन बुक में दिखी हुई है आप लोग पढ़ सकते हो, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक। हम ये पढ़ चुके हैं कि बैंक रूट, इसको बैंक रूट कह सकते हो आप, कि जितनी भी बिजनेस की पेमेंट है या जो देनदारी है, जो रिसीव करते हैं पेमेंट और जो पेमेंट पे करते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बेसिकली, वो सारे किसके थ्रू होती है, बैंक के थ्रू। रिसिप्ट्स फिर वो बैंक में जाती है, फिर वो पेमेंट बनती है। अब मैंने किसी को पेमेंट की है, उसके लिए वो क्या है, जिसको मैंने पेमेंट की है उसके लिए तो रिसीप्ट है ना, मेरे लिए पेमेंट है लेकिन उसके लिए रिसीप्ट है। फिर वो कहाँ जाएगी, बैंक आएगा बीच में, फिर वो जाएगी रिसीप्ट या पेमेंट, किसी के लिए रिसिप्ट किसी के लिए पेमेंट। तो मतलब हर रिसिप्ट और पेमेंट के बीच में बैंक आएगा ही आएगा। अब ये कोई भी बैंक हो सकता है, इलाहाबाद बैंक हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, लेकिन हम फिलहाल बैंक को एक बैंक मांग रहे हैं कि पूरी इंडिया में एक ही बैंक है, या मतलब सारे बैंक एक ही बैंक है। हमने ये एजम्पशन लिखी है, ठीक है। तो अब मनी मल्टीप्लाई कैसे होता है, देखो बैंक की ना कुछ वो होती है, एक तो रिजर्व रेशियो लिख दिया, इसको कहते हैं जो LRR लिखा था, लीगल रिजर्व रेशियो, कि बैंक को RBI ने बोला कि आपके पास जितना भी डिपॉजिट आता है कुछ पैसा आप रिजर्व कर लो, बाकी आप क्या कर दो, लोन बांट दो। तो वो बैंक की अपनी मर्जी नहीं होती, वो ये रिजर्व रेशियो चेंज होता रहता है साल टू साल एज पर जो गवर्नमेंट जो इकोनॉमी चल रही होती है चेंज होता रहता है। फिलहाल जो बुक में आपको दिया है कि RBI ने बाकी बैंक्स को कितना लीगल रिजर्व रेशियो दिया हुआ है, वो इस टाइम चल रहा है 20%। जितना भी डिपॉजिट हो रहा है आपके पास पर डे का 20% रख लो कि कोई मांगने ना आ जाए, बाकी आप 80% क्या कर दो, ये अपने पास रखना है, और बाकी का जो 80% है वो क्या कर दो, लोन बांट दो, लोन दे दो। इस पे इंटरेस्ट कमाएगा, इस पे इंटरेस्ट देगा, ये ज्यादा रेट पे लेगा कम रेट पे देगा तो बैंक की इनकम जनरेट हो जाएगी। लेकिन वो तो हमने पढ़ लिया मनी क्रिएशन। अब मनी मल्टीप्लायर में है कि बैंक अपना पैसा कैसे बढ़ाता है। तो इसको कुछ एक टेबल बना के मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो पॉज कर रहा हूँ फिर टेबल बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये वो टेबल है जो बुक में भी बना हुआ है, उसको समझाना मेरा काम है। देखो हमने क्या रखा, बैंक्स एक यूनिट है, मतलब यहाँ पे जितने भी बैंक्स आएंगे 1 2 3 4 सब एक ही बैंक माना जाएगा। हमने ये पढ़ना है कि बैंक के पास 50 लाख रुपए आया, 10 रख लिया, 40 बांट दिया। जब 10 के ज्यादा भी मांगने के लिए डिमांड आ जाती है बैंक के पास, तो वो कैसे देता है, तो मनी को कैसे बैंक बढ़ाता है, डिपॉजिट्स को अपने कैसे बढ़ाता है। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी 10-15 बंदों ने मिलकर 50 लाख जमा कराया, तो बैंक क्या और खाते नहीं खोलेगा, और अकाउंट्स नहीं खोलेगा, और लोग डिपॉजिट नहीं कराएंगे। तो बैंक की एजम्पशन होती है कि और भी तो लोग आएंगे आएंगे आएंगे, तो ये पैसा बढ़ता जाएगा। मान लो कल कोई बंदा आया उसने 5 लाख और जमा करा दिया, फिर परसों कोई बंदा आया उसने 2 लाख जमा करा दियो, फिर तरसों उसने 1 लाख जमा करा दियो। तो बैंक क्या करेगा, 5 लाख में से उसका 20% रख लेगा, बाकी यहाँ दे देगा, उसका 20% रख लेगा, बाकी यहाँ दे देगा। तो ऐसे जो बैंक की डिपॉजिट्स है वो बढ़ती रहती है। तो डिपॉजिट्स क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि बैंक नए नए अकाउंट्स खोल रहे थे, नए नए बंदे बैंक में डिपॉजिट करने आते रहते। आप लोग के अकाउंट्स बैंक में होंगे, आप लोग जब बिजनेस करोगे तो आप भी तो पैसे जमा कराओगे, फिर और नए नए बच्चे होंगे जो बड़े होंगे, उनके अकाउंट्स दिन ब दिन बैंक में नए अकाउंट्स खुलते रहते हैं, तो डिपॉजिट बढ़ता रहता है। तो बैंक कहता है इसलिए पैसा खत्म नहीं होता। तो मान लो स्टार्टिंग में 1000 रुपये जमा हुए मेरे बैंक में, मैंने कुछ सामान बेचा, मैंने अपने बैंक में कितने जमा, मैं अपने बैंक में मैंने कोई सामान बेचा कितने का, 1000 रुपये का। मैंने अपने बैंक में गया, जमा कराया 1000 रुपये, बैंक कितना लेगा इसका, 20%। 20% इसका हुआ 200 रुपया, और बाकी लोन कितने का दे देगा, 800 रुपये। तो बेसिकली 1000 रुपये बैंक में जमा है, मेरे खाते में 1000 रुपये जमा है, मैं जब मर्जी जाऊँ 1000 निकाल सकता हूँ। लेकिन बैंक ने उसमें अपने पास कैश जो है, रेडी कैश 200 रखा है, बाकी 800 का लोन दे दिया लोगों को। अब जिनको ये लोन दिया वो लोग क्या करेंगे, जिनको ये लोन दिया वो लोग क्या करेंगे, कुछ खरीदेंगे, कोई मशीन खरीदेंगे, कोई बिल्डिंग खरीदेंगे, कोई गाड़ी खरीदेंगे, कुछ ना कुछ तो लेंगे ना लोन से। लोन किस लिए लिया है, घर रखने के लिए तो लिया नहीं पैसा। लोन बंदा लेता है कुछ चीज़ परचेज करने के लिए। मान लो कि नया बिजनेस खोलना है, उसके लिए लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी और मशीनरी खरीदी। तो जब ये परचेज करेगा
तो हमने आपको कहा था कि जब ये पैसा इसके पास आएगा, सबसे पहले पैसा कहाँ जाएगा कुछ भी परचेज करने से पहले? बैंक में। ऑल बैंक्स आर 1 यूनिट और बैंक रूट। तो ये पैसा 800 रुपये कहाँ जाएगा सबसे पहले? बैंक में। तो ये बैंक के पास चला गया। अब ये 2 इसलिए लिखा है क्योंकि मान लो मेरा बैंक अलग होगा और इसका बैंक अलग होगा, लेकिन सारे बैंक्स को एक ही यूनिट मान के चल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि मेरा बैंक HDFC हो, इसका ICICI हो, इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। तो इस बंदे ने ये सारा पैसा कहाँ जमा कराया? अपने बैंक में। सेकंड बैंक आ गया इसका, ठीक है। अब सारे बैंक्स को एक ही बैंक मान के चल रहे हैं, तो ये बैंक में डिपॉजिट पहले कितना था? 1000 रुपये। अब कितना डिपॉजिट आ गया? नया फ्रेश डिपॉजिट कितना आ गया? 800। मानते हैं कि उस बैंक में नहीं है, किसी और बैंक में आया होगा, लेकिन हम क्या मान रहे हैं? ऑल बैंक्स आर 1 यूनिट। आया तो है ना बैंक के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको 1 यूनिट मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 1000 में पहुंच गया था, क्योंकि हर बैंक का पैसा रिजर्व बैंक में गिना जाता है। तो 1000 में पहुंच गया। अब रिजर्व बैंक के अंदर 800 रुपये आ गया। अब जब 800 रुपये नया फ्रेश डिपॉजिट आया, तो बैंक उसका क्या करेगा? फिर से 20% रख लेगा। इसका 20% होता है 160 रुपये, 8 + 16 और बच गया 640। ये इसने अपने पास कैश रख लिया, तो बैंक का कैश 200 से 160 और बढ़ गया, ऐड होगा। और इसने लोन भी और दे दिए। जब ये 640 किसी को लोन दिया, वो भी कोई परचेज करेगा, तो वो ये पैसा सबसे पहले कहाँ जमा कराएगा परचेज करने से पहले? अपने बैंक में। जो भी पैसा आता है सबसे पहले बैंक में जमा करता है। तो 640 भी ये बैंक में दोबारा से जमा हो गया। बेसिकली ये भी बैंक में आ गया, ये वापस बैंक में आ गया, ये बैंक में रख लिया, ये भी बैंक में आ गया। किसी और बैंक में आया, लेकिन हम सब बैंक्स को एक बैंक मान के चलते हैं। तो इसका 128 रिजर्व रख लिया और 512 के लोन बांट दिए। इसी तरह चलता रहेगा ये। फिर ये चौथे राउंड में जाएगा, पांचवें राउंड में, अलग अलग राउंड मतलब अलग बैंकों में जाता रहेगा। ये भी तो कुछ खरीदेगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, उसका 20% यहाँ पे आएगा, उसका 80% यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो ये चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये ऐड होते होते यहाँ पे 0 नहीं हो जाता। देखो ये कम हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 20% रखा जा रहा है, 80% बांटा जा रहा है। तो 80% ऑलरेडी 80% का फिर 20% रख दिया, फिर बांट दिया, उसका फिर 20% रख दिया, तो अमाउंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये जो अमाउंट कम होते होते कब तक? जब तक 0 नहीं होता तब तक ये जमा होता रहेगा। लेकिन ये कभी 0 होता नहीं, क्योंकि नए डिपॉजिट तो लोग होते हैं अपने घर से पैसा लगाते हैं, बच्चे, नए डिपॉजिट्स, नए जो लोग अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, नए कस्टमर्स होते हैं बैंक के। तो ये भी कम हो रहा है, एक दिन ये भी 0 हो जाएगा, एक दिन ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी कम हो रहा है, तो एक दिन ये भी 0 हो जाएगा। अभी फिलहाल हम 1000 रुपये लेके चले थे बैंक में, शुरुआत में 1000 रुपये रखा, 200 रुपये रखा, 800 बांटा, तो वो 1000 रुपये अब पहले जमा हुआ 1000, फिर उसका 800 जमा हुआ, फिर उसका ये सब कुछ जमा तो हो रहा है, लेकिन टोटल डिपॉजिट कितना बढ़ जाएगा? जब यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, तो इसका टोटल करके देख लेना आप लोग। इसका टोटल करोगे ना, ये बन जाएगा 5000। ठीक है जी, इसका टोटल करके देख लेना, ये बन जाएगा 1000, और इसका टोटल करके देख लेना, ये बन जाएगा 4000। बेसिकली 5000 का 20% कितना हुआ? 1000, और ये कितना है? 80% 5000 का। तो हुआ क्या कि बैंक ने 1000 रुपये से डिपॉजिट शुरू किया, पैसा मार्केट में फेंका, मार्केट से पैसा बैंक में आया, फिर मार्केट में गया, फिर बैंक में आया, फिर मार्केट में गया, फिर बैंक में आया, फिर मार्केट में गया। ऐसे करते करते जब बैंक में कितनी बार पैसा आया? बहुत बार पैसा है, बहुत सारी बार पैसा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करते करते, तो जब के पास बैंक लास्ट खत्म हुआ, तो बैंक के टोटल पैसा कितना आ गया? 5000 रुपये, जबकि पैसा कितना था? 1000 रुपये। तो बैंक ने 1000 रुपये को 5 गुना कर दिया, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे? लोगों को दे दे के। तो जब लोगों को दे रहा है, तो लोग पहले बैंक में जमा कराते हैं, फिर आगे कुछ खरीदते हैं। पहले बैंक में, अगर मान लो मैंने बिल्डिंग खरीदनी है, तो मैं बिल्डिंग 800 रुपये की बिल्डिंग डायरेक्टली उसको कैश नहीं दूंगा, ये 800 रुपये पहले मैं बैंक में जमा कराऊंगा और उसका चेक दूंगा, तो बंदा बिल्डिंग खरीद सकता है। तो 1000 रुपये का बैंक ने 5000 बना लिया। बैंक के एक्चुअल अमाउंट कितना पड़ा हुआ है? कागजों में लिखा हुआ 5000 रुपये है, लेकिन एक्चुअल 1000 रुपये पड़ा हुआ है, और 4000 रुपये बैंक ने लोन देता रहता है। इसी के साथ और भी तो बैंक अकाउंट्स दिन ब दिन बैंक अकाउंट नए नए खुलते रहते हैं, नए नए बैंक खुल रहे हैं, बैंक अकाउंट खुल रहे हैं, लोग नए नए पैसे जमा कराएंगे, इसमें और अमाउंट जुड़ता रहता है। तो डिपॉजिट बैंक का हमेशा बढ़ता रहता है, रिजर्व रेशियो भी बढ़ता रहता है, और लोन जो बैंक देता है वो भी बढ़ता रहता है। तो बैंक की इनकम कभी खत्म नहीं होती, बैंक घाटे में नहीं जाता। हाँ, अगर ये बैंक का पैसा ये वाला डूब जाता है, जैसे अभी येस बैंक का बड़ा पंगा पड़ा था कि बैंक ने लोन दिया, वो लोन लेके बंदा भाग गया, तो बैंक अगर ये वाला पैसा मान लो गायब हो गया, ये पैसा वापस नहीं आ रहा, क्योंकि लोन दिया है, एक दिन वापस तो आना है। जब ये वाला पैसा बैंक का गायब हो जाएगा, तो बैंक अपने घाटे में है। क्यों? क्योंकि कागजों पे लिखा है कि 5000 बैंक के पास है, लेकिन रियल में 1000 रुपये 4000 तो बांटा हुआ ना, कभी वापस आएगा तो ये पूरा बैलेंस इक्वल हो जाएगा। ये है ना ऐसे, तो इन दोनों को मिला के ये 5000 इसके पास खाते में ना, लेकिन रियल में तो इतना पड़ा है, ये पैसा भी मार्केट से लेना है। तो
अगर ये पैसा मेरा मर गया, मेरा पैसा गायब हो गया, बंदा लेके भाग गया, तो मेरा रियल में इतना है लेकिन मेरे को लोगों को वापस इतना करना ना, तो बैंक घाटे में चला गया, इसलिए बैंक बंद होता है। पहले SBI सॉरी यस बैंक का भी हमने रिसेंटली पढ़ा है। तो इसे कहते हैं हम मनी मल्टीप्लायर ऑफ द बैंक, या डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। तो हमने क्या देखा, मनी मल्टीप्लायर क्या है, जितना पैसा बैंक के पास है उसका कितना है, जितना स्टार्टिंग में पैसा आया था 1000, उसका कितना हुआ 5 गुना। तो मनी मल्टीप्लायर की जो रेशियो है वो रखी गई है। ये लोगों ने बहुत सारे विशेषज्ञों ने और बैंकर्स ने, जो गुणी ज्ञानी लोग हैं जो फाइनेंस को समझते हैं, उन्होंने इसको माना है मनी मल्टीप्लायर आ रहा है 1 लीगल रिजर्व रेशियो 1 ये आपस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एडवर्सली प्रोपोर्शनल है जिसको कहते हैं। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हुआ है, इसको ऐसे भी कहते हैं। तो हम इक्वल टू लगाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में मतलब क्या है कि अगर मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो लीगल रिजर्व रेशियो कम हो जाएगा, लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अभी फिलहाल जो हमारे पास चल रहा है वो चल रहा है 20%। 20% बन जाता है, ये परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 ऊपर जाएगा, तो ये आएगा 1/0.2। ठीक है जी, 1/0.2 चल रहा है। मतलब जितना पैसा हम जमा कराएंगे उसका 20% हमारे पास बैंक रखेगा उसको। तो इसके लिए आपके पास न्यूमेरिकल भी आ सकता है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। मान लो मैंने मनी मल्टीप्लायर कितना जमा कराया, मान लो हमने जमा कराया 10,000 रुपये या 20,000 लेके चलते हैं। तो 20,000 को हम यहाँ पे रखेंगे 1 लीगल रिजर्व रेशियो में, तो कितना इसका परसेंटेज आएगा तो वो आपको निकालने के लिए आ सकता है। फिलहाल इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी फिलहाल ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि सिलेबस में न्यूमेरिकल्स हैं कि नहीं है, क्योंकि बुक में नहीं दिए हुए और जो CBSE का सिलेबस उसमें भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ जो बुक में लिखा हुआ है। मनी मल्टीप्लायर का समझ आ गया आपको। मनी मल्टीप्लायर होता है 1.02। जितना ज़्यादा रेट होगा उतना कम मनी मल्टीप्लायर होगा, जितना ज़्यादा रेट होगा। मान लो रेट आप 20% है, अगर मैं रेट कर देता हूँ 40%, तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया 1/0.4। मतलब ये कम है, ये ज़्यादा नहीं है, ये कम है। रेट बढ़ा लेकिन ये कम हो गया। 0.4 1 में आएगा तो वो कम होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको एक फॉर्मूला लिखाता हूँ टोटल डिपॉजिट निकालने का। टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। ये फॉर्मूला भी लिखना है और ये फॉर्मूला भी आपने लिखना है। न्यूमेरिकल नहीं आने वाले, सिर्फ फॉर्मूला आपको 1 मार्क में या MCQ में आ सकता है। तो टोटल डिपॉजिट है जो कि निकालना है हमने, इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। जैसे कि आप देख सकते हो इनिशियल डिपॉजिट कितना था 1000 रुपये, स्टार्टिंग डिपॉजिट को कहते हैं। मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना है 1/0.2 1/0.2, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं 20%। तो सॉरी मनी मल्टीप्लायर 1/0.2 ही लेंगे। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपका आंसर आएगा 5000। 0.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे अपॉन में, तो जो काटा पिटी करोगे तो 5000 आंसर आएगा। इसका एग्जांपल और देते हैं। अगर टोटल डिपॉजिट निकालना हो और इनिशियल डिपॉजिट हो 20,000 स्टार्टिंग, मतलब यहाँ पे 20,000 लिखा है, तो ये नीचे जाके क्या बनेगा एग्जैक्टली ये होता है टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट ये है, इनिशियल डिपॉजिट ये होता है। अगर इनिशियल डिपॉजिट दिया हो तो हम टोटल डिपॉजिट कितना पैसा बन जाएगा वो निकाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास लीगल रिजर्व रेशियो है 0.2, तो कैलकुलेट कर लो आप लोग, ये आ जाएगा 10/2, मतलब कि 2 से गया 5 हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 लाख रुपए। अगर इनिशियल डिपॉजिट 20,000 है तो वो कुछ राउंड्स में करते करते कितना बनेगा, सीधा 1 लाख, मतलब यहाँ 20,000 आएगा और यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। तो बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 5, 20% का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपका फॉर्मूला है टोटल डिपॉजिट निकालने का, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, जो भी लीगल रिजर्व रेशियो होता है उसका। हमारे पास लीगल रिजर्व रेशियो 20 दिया हुआ है, 20%, ये डिनोमिनेटर में आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये चेंज करके दे दिया 1.25 दे दिया, 30% दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आपने वही लीगल रिजर्व रेशियो यहाँ पे डालना है, मनी मल्टीप्लायर निकालना है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, इनिशियल डिपॉजिट की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, डिपॉजिट का आ जाएगा
क्वेश्चन नहीं आता, 1 मार्क में आने के चांसेस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करके आ सकता है या एमसीक्यू करके आ सकता है, इससे ज़्यादा ये नहीं आएगा। लेकिन ये जो पूरा आंसर मैंने आज जो पूरी क्लास समझाई है, पूरा का पूरा डिटेल थ्योरी 6 मार्क्स की आती ही आती है। इसमें आपको ये एग्जाम्पल लेना है, ये एग्जाम्पल देना है, थ्योरी लिखनी है, ये वाला फॉर्मूला भी लिखना है और ये वाला फॉर्मूला भी लिखना है विद एग्जाम्पल। मैं सब कुछ मार्क करके आपको भेजता हूँ।